नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेरे साथ देखिए, विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को जीत के लिए मिले 127 रनों का लक्ष्य, 4 विकेट गिरे। प्रशांत बताएंगे, अब नहीं चलेगी बिल्डर्स की मनमानी, संसद से बिल्डर्स पर नकेल कसने वाला बिल पास। सौमित सिंह गुप्ता बताएंगे, भारत की मदर टेरेसा को बड़ा सम्मान, 4 सितंबर को मिलेगी संत की उपाधि। रत्ना शुक्ला आनंद बताएंगी, भारत में हुआ बड़ा आविष्कार, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए दुनिया में पहली बार दिमाग से चलने वाला व्हील चेयर बनाया गया। मगर आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो नागपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 127 रनों का लक्ष्य रखा है और टीम इंडिया इस वक्त जबरदस्त मुश्किल में है। 7.1 ओवर्स में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 35 रन बनाए हैं और इस वक्त धोनी और विराट कोहली क्रीज पर जमे हुए हैं। तो टीम इंडिया की बहुत खराब शुरुआत हुई है, हम आपको बता दें, क्योंकि 4 विकेट गिर चुके हैं। न्यूजीलैंड ने अपने 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए। भारत के सभी गेंदबाजों को हम आपको बता दें एक एक विकेट मिला और इस वक्त जो भारत का जवाब है उसकी वजह से मैच किसी और जा सकता है। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी रियल एस्टेट बिल पास। बिल्डरों पर नकेल कसने वाले इस बिल का कांग्रेस ने भी किया समर्थन। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने रियल एस्टेट बिल पेश किया और दावा किया कि इसके लागू होते ही रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आ जाएगा। इस बिल के तहत प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही बिल्डर को पूरी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। वहीं प्रॉपर्टी के दाम कारपेट एरिया के हिसाब से तय होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये बिल राज्यों में लागू रियल एस्टेट कानून की जगह ले लेगा। इस बिल के तहत हर राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटर की नियुक्ति भी की जाएगी। ओवैसी के भारत माता की जय बोलने से इनकार वाले बयान पर संघ और बीजेपी का पलटवार। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ओवैसी को देश में रहने का अधिकार नहीं। जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता उसे इस भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। ओवैसी का वक्तव्य का मुझे आश्चर्य लगता नहीं। पाकिस्तान की मांग करने वाले यहाँ के जो मुसलमान थे उनमें से वो एक है। MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि भले ही मेरे गर्दन पर चाकू रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो अपने बयान पर कायम हैं। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल को 2 दिन के लिए ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। भुजबल को कल देर रात भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निर्देशालय के दफ्तर में कल करीब 11 घंटे तक भुजबल से पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। छगन भुजबल की गिरफ्तारी के विरोध में आज दिन भर एनसीपी और कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर सड़क तक हंगामा किया। भुजबल की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्मा गया है। एनसीपी का आरोप है कि राज्य की बीजेपी सरकार ने बदले की भावना के चलते छगन भुजबल को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के समर्थन में आए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। शरद पवार ने कहा, फैसला कैबिनेट का था, अकेले भुजबल का नहीं। This decision was not taken by Mr. Bhujbal alone. In Maharashtra, there is a committee headed by Chief Minister of Cabinet. शरद पवार का ये बयान भुजबल के लिए राहत देने वाला है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त पर भुजबल के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। केरल में चुनाव से पहले हिंसा की एक और घटना। कांग्रेस कार्यकर्ता की आधी रात को घर से निकाल कर हत्या। केरल के अलपुला के सुनील कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। तिरुवनंतपुरम से 150 किलोमीटर दूर अलपुला में कल रात कुछ लोगों ने सुनील को घर के बाहर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या का आरोप वामपंथी संगठन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DYFI के लोगों पर लग रहा है। सुनील पहले लेफ्ट पार्टी के ही सदस्य थे, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। आरोप है कि सुनील कुमार के इस फैसले से लेफ्ट पार्टी के स्थानीय नेता नाखुश थे। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा के लिए 16 मई को वोटिंग होगी। रोहित वेमुला के नाम पर रोहित एक्ट
और देशद्रोह कांड में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्बन की रिहाई की मांग को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों का मार्च कन्हैया ने किया संबोधित। तमाम छात्र संगठनों ने आज दिल्ली के मंडी हाउस से संसद मार्ग तक मार्च किया। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया ने संसद मार्ग पर मार्च को संबोधित करते हुए आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। छात्रों ने देशद्रोह के आरोप में बंद जेएनयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्बन की रिहाई की मांग की। कल ही जेएनयू की जांच कमेटी ने कन्हैया और 4 छात्रों को जेएनयू से निकालने की सिफारिश की है। इस पर आखिरी फैसला जेएनयू के वाइस चांसलर को लेना है। 9 फरवरी को जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे थे। कन्हैया और अन्य छात्रों पर आरोप है कि उस वक्त वो भी वहां मौजूद थे। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के मामले की आईबी से जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। कहा कि इस मामले में किसी सामाजिक कार्यकर्ता की जरूरत नहीं, कानून कर रहा है अपना काम। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि कोर्ट में दिए हुए शपथ पत्र में कहा था कि वो देश विरोधी घटनाओं में शामिल नहीं होगा। इस बीच उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है, जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। काशीराम के जन्मदिन पर दलित वोट बैंक की राजनीति तेज। काशीराम को भारत रत्न देने की केजरीवाल की मांग को मायावती ने दलित वोटों को साधने की चाल बताया। जब उनका जन्मदिन आता, पुण्यतिथि आती है, आज होड़ मची हुई है केवल उनका वोट लेने के लिए। दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार है उन्होंने ऐड दिया। मायावती ने काशीराम को लेकर केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों पर भी सवाल उठाया। आज काशीराम की 82वीं जयंती थी। इस मौके पर केजरीवाल उनके पैतृक गांव पंजाब के बुंगा साहिब पहुंचे थे। केजरीवाल ने कहा कि वो बुआ जी यानी काशीराम की बहन के निमंत्रण पर वहां आए हैं और उनकी पार्टी संसद और सड़क पर काशीराम को दलित उत्थान के लिए भारत रत्न देने की मांग तेज करेगी। केजरीवाल के अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। उद्योगपति विजय माल्या पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर माल्या ईडी के नोटिस पर पेश नहीं होते तो उनका पासपोर्ट रद्द कर उनके खिलाफ नया लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है। भारत से भागकर लंदन गए उद्योगपति विजय माल्या को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजकर पेश होने को कहा है, लेकिन माल्या ने संकेत दिए हैं कि वो पेश नहीं होंगे तो उनको एक और मौका देने के बाद उनका भारतीय पासपोर्ट रद्द कर एक और लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। ईडी ने माल्या के साथ ही आईडीबीआई बैंक के 3 अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी इन बैंक अधिकारियों से विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइन को 1100 करोड़ रुपए के कर्ज के बारे में पूछताछ करेगी। इस मामले में जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि लोन दिलाने में क्या किसी राजनेता का भी दबाव था। देहरादून में पुलिस के घोड़े की टांग तोड़ने के मामले में बीजेपी के विधायक गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। केस जानवरों के खिलाफ क्रूरता का दर्ज हुआ है। देहरादून की ये तस्वीरें कल की हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने मार मारकर पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग तोड़ दी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने पुलिस वालों के डंडे छीनकर पुलिस के घोड़े पर ही डंडे बरसा दिए। कानून तो अपना फैसला करेगा ही, लेकिन देखना है कि बीजेपी अपने इस नेता पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। अब बात नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा की, जिन्हें संत की उपाधि मिलने वाली है। कोलकाता के मदर टेरेसा को बड़ा सम्मान, 4 सितंबर को मिलेगी संत की उपाधि। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां मदर टेरेसा के सम्मान में इस स्पेशल मास के आयोजन किया गया। पूरे देश भर में मदर टेरेसा को संत उपाधि दी जाने को लेकर खुशी का माहौल है। वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को 4 सितंबर को रोमन कैथोलिक संत का दर्जा दिए जाने का ऐलान किया है। पोप ने पादरियों की बैठक में मदर टेरेसा को अनेक अमूल्य योगदान के लिए संत का दर्जा दिए जाने का अंतिम स्वीकृति दी। मदर टेरेसा का निधन 1997 में हुआ था। मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया था। केंद्र सरकार ने देश भर में 344 दवाओं पर रोक लगा दी है। वजह है इन दवाओं का सेहत पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव। सरकार के इस आदेश के बाद ऐसी कई दवाएं जो बाजार में धड़ल्ले से बिक रही थी, उन पर रोक लग गई है। मिनटों में बंद नाक, सिरदर्द और सर्दी से राहत देने का दावा करने वाली विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा पर बैन लग गया है।
ज़्यादातर लोग बचपन से इस दवा के बारे में देखते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको ये दवा देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही खांसी में ली जाने वाली कोरेक्स और फेंसिडिल कफ सिरप भी अब मेडिकल स्टोर से गायब हो जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाएं इंसान की सेहत पर काफ़ी बुरा असर डालती हैं। अगर इन दवाओं को नियमित तौर पर लिया जाए तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मुंबई में 11 साल बाद फिर खुलेंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की ओर से लाइसेंस देने का काम शुरू। डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने और इसकी लाइव कवरेज नजदीक के थाने में दिखाने जैसी महाराष्ट्र सरकार की नई शर्तों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च की सुनवाई में खारिज कर दिया था और लाइसेंस जारी करने की तारीख 15 मार्च तय कर दी थी। मुंबई पुलिस डांस बार के लाइसेंस तो जारी कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं कि डांस बार पर बैन लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार इसी सत्र में फिर कानून बना सकती है। ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने के खिलाफ वाराणसी के ज्वेलर आज से भूख हड़ताल पर चले गए हैं। देश के दूसरे ज्वेलरों की तरह वाराणसी के ज्वेलर भी पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर थे, लेकिन सरकार ज्वेलरों की मांगों पर झुकने को तैयार नहीं दिख रही है, जिससे ज्वेलर भूख हड़ताल पर चले गए हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि जब तक सरकार टैक्स वापस नहीं लेगी, वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल साफ कर दिया था कि 12 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले ज्वेलर्स पर ही एक्साइज ड्यूटी लगेगी और अब इसे किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। मैं अगर कहूँ कि एक मशीन आपके दिमाग को पढ़ सकती है तो सचमुच ये विज्ञान का कमाल होगा। और ये कमाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये व्हील चेयर है और ये अपने आप चल रही है। ये व्हील चेयर सिर्फ इनके ब्रेन से जा रहे मैसेज पर काम कर रही है, यानी ये पूरी तरह से माइंड कंट्रोल्ड व्हील चेयर है। ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पूरी तरह से जो दिव्यांग होते हैं, जो शारीरिक तौर पर पूरी तरह से अक्षम होते हैं। जो प्रोग्रामिंग की गई है वो आपके ब्रेन से जो संदेश जाती है उनको पकड़ने की कोशिश की गई है। दुनिया में ये पहली ऐसी चेयर है, इससे पहले कभी भी इस तरह की कोई चेयर नहीं बनी है जिसमें कि दिमागी तरंगों को पकड़ने की कोशिश की गई हो और ये जानने की कोशिश की गई हो कि आपके मस्तिष्क में असल में क्या चल रहा है। तो सचमुच ये विज्ञान का कमाल है। होली के त्योहार पर अगर आप लजीज मिठाइयों का मजा लेने की सोच रहे हैं तो हो जाइए सावधान। आपसे पहले मिलावटखोर हो गए हैं सक्रिय। बोरियों में रखा ये वही जानलेवा खोया है जो मिठाइयों के रूप में आपकी जान के लिए खतरा बन सकता था। कानपुर में फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी में ये 2 क्विंटल मिलावटी खोया पकड़ा गया है। फूड डिपार्टमेंट ने खोया तो जब्त कर लिया है, लेकिन मंडी में खोया बेच रहे लोग भागने में कामयाब रहे। देश में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन जब तक सख्त कानून नहीं बनता है तब तक खाने के नाम पर जहर बेचने वालों पर लगाम लगाना मुश्किल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू। कार्यक्रम के दौरान बसों में कब्जा कर हुड़दंग करते दिखे एसपी के कार्यकर्ता। एसपी कार्यकर्ताओं के कब्जे में दिख रही इन बसों को यूपी की अखिलेश सरकार ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया है। तय हुआ है कि छात्र अपनी आईडी दिखाकर ऐसी 6 बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे, लेकिन पहले ही दिन इस पर एसपी कार्यकर्ताओं का कब्जा दिखा। छात्र संघ की अध्यक्ष ऋचा शर्मा ने पिछले दिनों छात्रों के लिए रियायती दरों पर बस चलाने की अपील की थी। इसी को देखते हुए अखिलेश सरकार ने समाजवादी दिवस के मौके पर यूनिवर्सिटी को ये तोहफा दिया। जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बेटे की शादी के लिए 500 रुपए जमा कराने का शिक्षकों को दिया गया आदेश। नोटिस निकालकर जुटाए गए गिफ्ट के लिए पैसे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुलपति पूनम सक्सेना को खुश करने के लिए ये नोटिस जारी किया। इसमें शिक्षकों से कहा गया कि गिफ्ट के लिए हर शिक्षक 500 रुपए जमा कराए। इसी तरह 50 शिक्षकों से 25,000 रुपए जुटाए गए। इन्हीं पैसों से दिल्ली में 12 मार्च को हुई वाइस चांसलर के बेटे की शादी में चांदी का ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया गया। इस मुद्दे पर अब विवाद बढ़ता देख यूनिवर्सिटी के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने भाई को चाकुओं से गोंदा।
घटना 12 मार्च की है, जब लक्ष्मण अपनी बहन के साथ जा रहा था तो उसी वक्त घर के आसपास रहने वाले कुछ युवक लक्ष्मण की बहन पर अश्लील फप्तियां कसने लगे। इस पर जब लक्ष्मण ने इसका विरोध किया तो युवकों ने मिलकर लक्ष्मण की पिटाई कर दी और फिर चाकू मारकर फरार हो गए। घायल अवस्था में लक्ष्मण को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस छेड़छाड़ और हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। इस घटना से साफ हो गया है कि हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और उनको कानून व्यवस्था की कोई परवाह नहीं है। और आइए अब रुख करते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर का। 17 तारीख को नेपाल के पोखरा में होने वाली भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले दोनों ही देशों के विदेश सचिव एक दूसरे के आमने सामने आए। सार्क फॉरेन सेक्रेटरीज के ऑनर में दी गई डिनर के दौरान दोनों ही विदेश सचिव एक दूसरे के आमने सामने आए। छोटी सी मुलाकात रही, एक दूसरे के साथ कर्टेसीज एक्सचेंज किया। काफी अहमियत रखता है क्योंकि ठीक 2 दिन बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होनी है। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि गुरुवार को विदेश मंत्रियों की मुलाकात में क्या कुछ उठता है, क्योंकि पाकिस्तानी साइड का ये कहना है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री को न्योता देंगे सुषमा स्वराज के बनस्पत, लेकिन भारत सरकार के उच्च सूत्रों ने एबीपी न्यूज से कहा है कि सुषमा स्वराज इस मुलाकात में पठानकोट मसले को उठाएंगी और पाकिस्तान से 2 टूक इस बात का जवाब मांगेंगी कि आखिरकार इस आतंकी हमले को लेकर अभी तक कार्रवाई क्या हुई है। जब तक पाकिस्तान इस बाबत कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता तब तक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए विदेश सचिव स्तर की बातचीत नहीं हो सकेगी। शाहिद अफरीदी के भारत से प्यार वाले बयान पर पाकिस्तान में तूफान के बाद अफरीदी ने कहा, पाकिस्तान से ही मेरी पहचान। कोच वकार यूनिस ने किया समर्थन। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और टीम के कोच वकार यूनिस ने अफरीदी के बयान का समर्थन किया है। There was such emotions, so I believe we should leave that rather than talking more about it and catching controversy out of nothing. We should focus on cricket. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा था कि उन्हें क्रिकेट मैच में पाकिस्तान से ज्यादा भारत से प्यार मिलता है। सिर्फ 399 रुपए में बेसिक फोन बेचेगा शॉप क्लूज। ऑनलाइन वेबसाइट पर 15 मार्च से फोन फेस्टिवल। शॉप क्लूज के मुताबिक ये ऑफर डिजिटल इंडिया अभियान के तहत है। इसके तहत 800 और उससे ज्यादा की कीमत के बेसिक फोन 50% छूट यानी कि 399 और 599 रुपए में बेचे जाएंगे। इस ऑफर के तहत 7 ब्रांड के मोबाइल फोन की ऑनलाइन बिक्री की जाएगी। ये फोन 52 अलग अलग वेरिएंट में मिलेंगे। शॉप क्लूज का ऑफर सिर्फ बेसिक फोन पर है। इससे पहले रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ने 251 रुपए में स्मार्टफोन बेचने की पेशकश के साथ सनसनी फैला दी थी। फिलहाल वो फोन विवादों में है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक ऑन सान सूची के सलाहकार टिन चाओ चुने गए राष्ट्रपति। 50 साल में पहली बार देश में चुना हुआ राष्ट्रपति सत्ता संभालेगा। 69 साल के टिन चाओ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया के सलाहकार हैं। वो कई बार सूची के लिए कार भी चलाते थे। चाओ स्कूल के दिनों से ही सूची के साथ रहे हैं। म्यांमार में हाल ही में चुनावों में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 80% वोटों पर जीत दर्ज की है। चूंकि ऑन सान सूची के पति विदेशी नागरिक हैं, इसलिए नियम के मुताबिक वो राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। म्यांमार में 1962 से सेना का शासन था। सेना ने लोकतंत्र समर्थक सूची को 15 सालों के लिए नजरबंद भी किया था। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में बस इतना ही, मगर इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी निगाह रहेगी। बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन, लोकसभा में आंध्र को विशेष दर्जा का मुद्दा और जूलर्स की हड़ताल क्या खत्म होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।